हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, हम लोग पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। पार्ट 2 में जो पहला चैप्टर है जिसे 7 चैप्टर आप कहते हो वो है इंटीग्रेशन, इंटीग्रल। तो ध्यान समझिएगा, 7 चैप्टर जो है वो है इंटीग्रल, इंटीग्रल्स। अब जो इंटीग्रेशन है ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं 7.1 टू जितने भी एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे, तो ये इंटीग्रेशन को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से? इंटीग्रल जो है, जो हमारा इंटीग्रेशन है, इसे इंटीग्रल में एक होता है डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट, उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनिट। एक होगा इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक इंटीग्रल है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक इनडेफिनिट। अब ध्यान सुनना आप लोग, इंटीग्रेशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। फिलहाल हम लोग जो 7.1 पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, ये सारी चीजें इंडेफिनिट वाली है। हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई भी इंटीग्रेशन जो दे रखा है वो डेफिनिट है या इनडेफिनिट है? तो ध्यान देना, डेफिनिट इंडेफिनिट में बस थोड़ा सा दिक्कत होती है, थोड़ी सी बस। देखो जैसे x पावर n है और ये dx दे रखा है। अभी फिलहाल आप इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन में जो नीचे का पोर्शन है उसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अपर लिमिट। तो जब लिमिट ना दी हो, लिमिट ना दी हो तो उसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, यहाँ पे लिमिट नहीं दे रखी है ना, ठीक। तो ये कौन सा है? इनडेफिनिट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पढ़ लो। x पावर n, ये फॉर्मूला होता है हम लोग को, ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो हम लोग को याद करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए इंटीग्रेट जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसमें हमने इंटीग्रेशन किया, फॉर्मूला है x पावर n+1 अपॉन n+1 और एक कांस्टेंट ऐड किया। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, या इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में होता है। इंडेफिनिट में हम कांस्टेंट ऐड करते हैं और लिमिट नहीं दी होती है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेफिनेट जैसे लिखा है cos x dx और यहाँ पे लोअर लिमिट मान लीजिए b या a, अपर लिमिट है b। ये a और b की जगह कोई भी एंगल हो सकता है, 0, π/4, जो भी एंगल हो। फिलहाल हमने a और b ले रखा। और आपको पता है कि cos x का जो हम करते हैं इंटीग्रेशन वो होता है sin x, b और ये a। फिलहाल अभी आपको ये नहीं पता है कि लिमिट कैसे अप्लाई किया जाता है, मुझे पता है ये बात, ये आगे हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, उसके आगे लिमिट अप्लाई करने पे आ जाएगा sin b माइनस sin a। कोई भी कांस्टेंट नहीं आया इसमें। मतलब क्या है कि दोनों में आप एक बस इतना याद रखो, ये सारी चीजें हटाओ, इन सब चीजों से आपको कोई मतलब नहीं है, क्या है क्या नहीं, इनसे कुछ मतलब नहीं। आप फिलहाल इतना याद रखो अपने दिमाग में कि इंटीग्रल 2 टाइप के होते हैं, एक इंडेफिनिट, एक डेफिनिट। इनडेफिनिट वाले में लिमिट नहीं दी होगी, डेफिनिट वाले में लिमिट दी होगी। और इनडेफिनिट वाले में हम लोग कांस्टेंट ऐड करेंगे, और इंडेफिनिट वाले में हम कांस्टेंट ऐड करेंगे, डेफिनिट वाले में कोई कांस्टेंट ऐड नहीं किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। अब फिलहाल हम लोग चलते हैं इसके कुछ फॉर्मूले में, जो 7.1 में जो फॉर्मूले यूज किए गए उस पर, और फिर उसके बाद से हम लोग इसके एक्सरसाइज करते हैं। ठीक, इतने को तब तक आप लोग ध्यान रखो, हमेशा इरेज कर रहे हैं। अब चलो इसके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे पहला फॉर्मूला x पावर n dx। फॉर्मूला क्या होता है? x पावर n+1 अपॉन n+1 और सब में कांस्टेंट जुड़ता जाएगा। सेकंड फॉर्मूला e पावर x। थर्ड फॉर्मूला, ऐसे सारे फॉर्मूले हैं, मैं सारे फॉर्मूले एक बार लिख देता हूं और आप देख लीजिएगा। अब ये है 7.1 के फॉर्मूले जो आपको 7.1 में यूज करने होंगे। ठीक, अच्छा इस फॉर्मूले में एक बात ध्यान रखिएगा, जहां जहां देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, ये फॉर्मूला और ये दोनों फॉर्मूले को ध्यान से देखो आप। यहाँ क्या लिखा है? इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर dx इक्वल टू क्या लिखा है? sin इनवर्स x प्लस c। अब इसी फॉर्मूले में यहाँ माइनस लग गया है, तो फॉर्मूला किसका हो गया? ये cos इनवर्स x प्लस c का। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, हम चाहें तो इसकी जगह पे ये भी यूज कर सकते थे, माइनस का sin इनवर्स x प्लस c। अच्छा एक और बात, ये फॉर्मूले जितने माइनस वाले हैं, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इनकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है, और ये है भी नहीं एक्चुअल में, ये फॉर्मूले एक्चुअल में है भी नहीं। इन फॉर्मूलों को हम लोगों ने सेकंड चैप्टर के हिसाब से बनाया है, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रांसफॉर्म फंक्शन थे, केवल पॉजिटिव फॉर्मूले हैं,
नेगेटिव फॉर्मूले कोई भी नहीं है। हाँ ये चीज अलग है कि अगर कभी आपको क्वेश्चन में नेगेटिव फॉर्मूले दिख जाते हैं, जैसे ये फॉर्मूला दिखा तो इसकी जगह पे हमने ये यूज कर लिया, गलत नहीं होगा। लेकिन अगर सच में पूछा जाए कि फॉर्मूले हैं क्या, नहीं, ये फॉर्मूले का जो एग्जिस्टेंस है वो इससे हुआ, ये फॉर्मूले इसकी हेल्प से, पॉजिटिव वाले की हेल्प से आए हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, इनको जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं 7.1 में बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। हाँ तो अब हम लोग इसके आगे जो अपने फॉर्मूला लिख लिए होंगे, फॉर्मूला देख लिए होंगे। फॉर्मूला सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो फिर फॉर्मूला याद करो, फिर उसके आगे पढ़ना है। फॉर्मूला सबसे पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब उसी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, क्या क्या करना है वो देखो। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन होता है, इस टाइम बेसिक से लेके चल रहा हूँ। जैसे यहाँ पर आपके क्वेश्चंस लिखे 2x² + 5x + 7, ठीक, और आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो आपके 3 टर्म्स हैं, 1 2 3, प्लस माइनस से टर्म डिवाइड होते हैं। हमने ये इंटीग्रेशन 2x² सबसे पहले इस टर्म को अलग करेंगे, प्लस 5x dx + 7 dx। इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करूं उससे पहले एक चीज समझिए, आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ना चाहिए था। x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। अब इस फॉर्मूले को अगर आपने लर्न कर लिया तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड देखिए, जैसे x की पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है n, यहाँ पे n के प्लेस पे क्या वैल्यू रखी गई है 2, तो यहाँ फॉर्मूला देखिए n + 1 मतलब n के प्लेस पर यहाँ पे क्या है 2, तो 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 मतलब 2 + 1 अपॉन 2 + 1 प्लस x³ अपॉन 3 प्लस gx³ का। ऐसे ही x की पावर कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 6 हो कुछ भी हो। जैसे मान लीजिए x की पावर अगर किसी ने 5/2 या 3/2 बोला, 3/2 5/2 का मतलब समझते हैं ना, जैसे कि अगर किसी ने ये लिख दिया x√x, ये x√x का मतलब यहाँ पर x की पावर क्या है 1, यहाँ पर है हाफ, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर हाफ है, दोनों जुड़ जाएंगे तो 3/2। और अब यही सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर दीजिए। अब कैसे अप्लाई करेंगे, एक मैंने फुल वाला बता दिया था, एक अपॉन वाला बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे x की पावर 3/2 + 1 अपॉन 3/2 + 1 + 3, इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। ऐसा लेना आता होगा आपको, 2 × 1 = 2, तो यहाँ जैसे लेंगे तो 3 + 2 5/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ भी करेंगे तो 5/2, फिर आगे सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने का क्या सेंस है, ये 2 डिवाइड में है ना, सबसे नीचे वो ऊपर आ जाएगा, इसका मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा 2x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस। तो ये तो बस था, इसका हमारा कोई मतलब नहीं है, बस हमने आपको कुछ समझाने के लिए लिखा है। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं उसको छोड़कर बाकी सारी चीजें कांस्टेंट होती है। जैसे ये कोई भी नंबर है, ये सारे कांस्टेंट हैं, इनको बाहर निकालेंगे, 2 बाहर, x² dx, 5 कांस्टेंट है बाहर, x dx, 7 कांस्टेंट है बाहर, और अब x² का डिफरेंशिएशन कर इंटीग्रेशन करेंगे, सॉरी, तो क्या आएगा, x² का इंटीग्रेशन करा तो ये है। आपको वैसे आना चाहिए क्या, x की पावर यहाँ पर 2 है, पावर फॉर्मूला देखिए, जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करेंगे ऊपर, अपॉन में भी 1, तो यहाँ पर क्या होगा 2 + 1 2 + 1, यहाँ देखिए 5, x का यहाँ पावर 1 है तो 1 + 1, जो भी पावर हो, ये बोल रहा हूँ ना, जो भी पावर होगी उसमें 1 ऐड करना है ऊपर और नीचे। यहाँ देखिए कोई भी कुछ नहीं है, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होगा उसका इंटीग्रेशन जो होता है, अगर जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, कोई भी कांस्टेंट c कुछ भी हो, जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे होते वही आ जाता है। जैसे कुछ ना लिखा हो, जैसे यहाँ पे कांस्टेंट 7 है तो 7 को हमने बाहर कर लिया है, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, dx के रिस्पेक्ट में, तो इसका क्या हो जाएगा x + c। अगर यहाँ y के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ y आता। अब एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ वाली बात एक चीज बताते हैं, उससे पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ। पहले 2x की पावर 3 अपॉन 3, 5x की पावर 2, क्या बताने थी वो ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने इसको इंटीग्रेट किया ना, तो इसे इंटीग्रेट करने पे जैसे ही मैंने इंटीग्रेशन किया तो आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला एक कांस्टेंट c, तो इसके लिए कांस्टेंट आया, एक इसके लिए कांस्टेंट आया और एक इसके लिए कांस्टेंट, टोटल कांस्टेंट कितने हो गए 3। तो बहुत ध्यान समझिएगा, इसके लिए जो कांस्टेंट आया है उसको हम लोगों ने बोला, जैसा यहाँ तक पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, आपको पेपर में यही करना होगा, लेकिन इसके अंदर की गणित जो है वो समझ लीजिए थोड़ी सी।
अंदर क्या हुआ है, जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो समझिएगा, इसको इंटीग्रेट करने पे इसका कांस्टेंट C1 आया। जब एक से ज्यादा टर्म होते तब ये होता है। इसका कांस्टेंट C2, इसका कांस्टेंट C3। अरे भाई तीनों कांस्टेंट है ना, चाहे प्लस में चाहे माइनस में, तीनों के तीनों कांस्टेंट, ये तीनों ऐड होके एक कांस्टेंट देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं C। तो आप चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट करो, ना चाहो तो मत करो, केवल इसका 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 तीनों का एक साथ कर लिया और सीधे डायरेक्ट आपने लिख दिया C। काम खत्म। बात समझ आ रही है? C लिख दिया डायरेक्ट आपने। अच्छा एक और बात बता रहा हूँ, एक और बात समझिएगा। मान लीजिए बाई चांस किसी ने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है और तब आपने कांस्टेंट नहीं लगाया, तो याद रखिएगा बोर्ड में हाफ मार्क्स कट जाएंगे। क्या बता रहा हूँ, अब इसको नोट करिए, आगे बता रहा हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो सेपरेशन करते हैं, सेपरेट करते हैं। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक बार इसके अपॉन में करते हैं, एक बार इसके अपॉन में करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसके अपॉन में किया, dx तो इसके साथ भी आएगा, dx इसके साथ भी आएगा, तो नहीं समझ आ रहा, dx को बाहर कर देता हूँ, फिर समझिएगा। 3 sin x अपॉन में क्या लिखा है cos स्क्वायर x और dx ये बाहर। अब 2 कांस्टेंट है, बाहर हो गया। 1 अपॉन cos स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा रखा होगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या होता है sec स्क्वायर x। आइए dx का मल्टीप्लाई इसके साथ भी इसके साथ भी, माइनस का 3 कांस्टेंट बाहर। यहाँ sin अपॉन cos क्या हो गया, यहाँ देखिए ध्यान से, sin अपॉन 2 बार cos है, एक बार cos x इंटू cos x। आपको समझाने के लिए 2 बार लिख दिया है, मैं डायरेक्ट कर सकते थे क्या, sin अपॉन cos क्या हो जाएगा 10 और 1 अपॉन cos क्या होता है sec। यहाँ देखिए, अब मैं जो चीज समझाना चाहता हूँ वो चीज समझिएगा। 2 sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 10x, हमने यहाँ पर 10x लिख दिया। बस यही बात आपको समझानी थी कि यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने, -3। और sin अपॉन cos क्या होता है 10 और 1 अपॉन cos, देखिए sin अपॉन cos हो गया 10 और ये अपॉन में एक और cos लिखा है तो इसके साइड में हम लिख सकते हैं इनटू 1। हम लिखे ना लिखे ये अंडरस्टूड होता है। 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा sec, तो ये लिखा क्या है 10x इंटू sec x और dx। क्या बोल रहा हूँ, sin अपॉन cos क्या लिखा है 10, sin अपॉन cos क्या होता है 10 और 1 अपॉन cos क्या होता है sec। अब समझिए इसका तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया ना, sec स्क्वायर x का 10x लिख दिया है, तो अब इसके लिए कांस्टेंट लिखेंगे हम c, तो दोनों को मिला के हम c लिख, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या था 10x लिख दिया है, माइनस का 3 बाहर, sin अपॉन cos क्या होता है 10 और यहाँ पर मैंने आपसे बताया, फिर बता रहा हूँ कि ये cos लिखा है, देखिए sin x आपको पता है किसी भी नंबर के साथ 1 मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ भी 1 मल्टीप्लाई होगा। हम लोग ये रिप्रेजेंट करें, सामने दिखाएं ना दिखाएं अंडरस्टूड होता है। तो sin अपॉन cos क्या हो गया 10 और 1 अपॉन cos क्या हो गया sec। हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sec x into 10x क्या होता है sec x, तो देखिए 2 10x minus 3 sec x और 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस, अब इसका जो कांस्टेंट था वो C1, इसका कांस्टेंट C2, वो दोनों C1 और C2 आपस में कंबाइंड होके क्या बना लेते हैं C। तो बस ये याद रखिएगा, अगले टर्म पे हम लोग अब 7.1 पढ़ेंगे। 7.1 पढ़ते हैं, 7.1 के क्वेश्चंस देखेंगे और इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर उसके जो डाउट्स होंगे वो आप हमसे पूछते रहिएगा कमेंट्स में। ठीक है, ओके बाय।